Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Civil Life. Today we will continue Indian Contribution to Science Chapter 1. Since this chapter is very long, so it will be covered in 2 or 3 parts. I have already uploaded part 1. If you have not seen it, you can go and see it first. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं आज वाटर मैनेजमेंट से। अभी तक हमने 4 से 5 टॉपिक इसके कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं वाटर मैनेजमेंट, यानी पानी का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता था उस समय एंशिएंट इंडिया में। वाटर हैज बीन द लाइफ ब्लड ऑफ द मोस्ट मेजर सिविलाइजेशंस। जिस तरह से हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, उसी तरह से किसी सिविलाइजेशन के ग्रो करने के लिए, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए जो है पानी बहुत ही जरूरी होता है। और पानी के साथ साथ अगर किसी सभ्यता को अच्छे से विकास करना है तो उस पानी का सही मैनेजमेंट होना चाहिए। से पानी मानते पानी उपलब्ध भी है, पानी है हमारे पास, बहुत सफिशिएंट वाटर है, लेकिन इसको हम सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो पानी जो गंदा हो रहा है उसका हम सही से उसका निष्कासन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए वाटर मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। Christ crossed by many great rivers. India is no exception to the rule. और ये जो रूल है जो अभी कि वाटर अगर रहेगा सही से, वाटर का मैनेजमेंट होगा तो किसी भी सिविलाइजेशन का ग्रोथ सही से हो पाएगा। तो इस रूल में इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय सभ्यता भी है तो उसको भी ग्रो करने के लिए वहीं वाटर चाहिए, साथ में वाटर का सही मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है। Indians had been developing water management techniques even before the Harappan time. अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से बहुत ही पहले से ही इंडियन जो है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टेक्निक्स अपनाता रहा। किस तरह से पानी का सही मैनेजमेंट किया जाए, सही उपयोग किया जाए, गंदे पानी का किस तरह से उसका उपचार किया जाए, उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज किया जाए, तो सभी हड़प्पन टाइम से पहले से ही चलता आ रहा है। वेल्स, ponds, lakes, dams and canals have been constructed with advanced technologies throughout the historic timeline of Indian civilization. तो भारतीय सभ्यता का जो भी टाइमलाइन है कि इस समय से इस समय तक इसका विकास हुआ, उसमें हम देखें तो भारतीयों ने जो अलग अलग टेक्निक्स लगाकर पानी को मैनेज करने का तरीका निकाला है। जैसे कहीं पानी अगर आ रहा है तो उसको बांध बनाकर किस तरह से उसका दिशा मोड़ा जाए, किस तरह से कहीं इरिगेशन करना है तो कैनल बनाए, पॉन्ड्स बनाए, लेक्स बनाए, अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स लगाया करते थे। Water has been used for storage, drinking and purposes of irrigation. ठीक है, तो इसमें यही वाटर का यूज बताया गया कि वाटर, हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। तो इसमें ज्यादा चीज बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, ये जस्ट आपको पढ़ना है। बस आपको यही बताया जा रहा है कि उस समय तक एंशिएंट इंडिया में वाटर का मैनेजमेंट किस तरह से होता था, किस तरह से ये टेक्निक बहुत ही पहले, जो आज हम समझते हैं कि बहुत बड़ा टेक्निक है, वो बहुत पहले से ही उसका डेवलपमेंट हो चुका था एंशिएंट इंडिया में। वही बताने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। पता है आयरन एंड स्टील, और उसी तरह से आयरन और स्टील, जिस तरह से वाटर मैनेजमेंट का हमने देखा कि वो कितने इम्पोर्टेंट है वाटर मैनेज करना, उसी तरह से
आयरन और स्टील के बारे में आप मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना कर सकते क्या अगर एक दिन मतलब अगर लोहा को हटा दिया जाए, स्टील को हटा दिया जाए, तो क्या ये दुनिया चल पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक चीज में मजबूती की जरूरत होती है और ये मजबूती देने के लिए आयरन और स्टील की जरूरत पड़ती है। आयरन एंड स्टील हैव लिटरली बीन द पिलर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। वही बात की जा रही है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक पिलर है। अगर इस पिलर को ही हटा दिया जाए तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन ध्वस्त हो जाएगी। इस तरह से एक सभ्यता के विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से आज ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको ग्रोथ करने के लिए आयरन और स्टील की भी उतनी ही जरूरत है जितनी की पानी की जरूरत है। Ancient India was pioneer in developing the technology of producing rust-free iron. तो एंशियंट इंडिया जो है वो रस्ट फ्री आयरन बनाने के लिए, देखिए आयरन बनाने अलग बात है, और वो भी रस्ट फ्री, जंग रोधी जो आयरन था वो बनाने में जो है एंशियंट इंडिया काफी पियोनियर, काफी आगे था, सबका गुरु था। और दिस मेटल फ्रॉम इंडिया वाज फेमस इन कंटेम्पररी यूरोप फॉर स्वॉर्ड मेकिंग। और इतना ही नहीं, जो भारत में जो ये मेटल बनाया जाता था, जो आयरन बनाया जाता था, उसका यूज उस कंटेम्पररी, उस समय के जो यूरोप में जो राजाओं महाराजाओं के लिए जो तलवार बनती थी, उस तलवार बनाने के लिए यूज किया जाता था। वो तलवार बनाने में यूज किया जाता था ताकि उसमें जंग ना लगे, क्योंकि तलवार तो बहुत दिनों तक एक ही रहता। तो उस रस्ट फ्री आयरन का यूज यूरोप में तलवार बनाने के लिए किया जाता था। The famous iron pillar of Delhi is a testimony to the technology which is almost rust free even today. और ये बात जो है हमें विश्वास में नहीं आता कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या कि रस्ट फ्री आयरन बनाया जाए। आज तो जो भी आयरन आते हैं उसमें रस्ट लग जाते हैं, और आयरन की सबसे आयरन के बारे में अगर कोई डिसएडवांटेज है तो वही है कि इसमें जंग लग जाती है। लेकिन उस समय एंशिएंट इंडिया में रस्ट फ्री आयरन बनाया जाता था। तो भाई कोई प्रमाण तो होनी चाहिए, हम कैसे विश्वास करें कि सच में रस्ट फ्री हुआ करता था। उसके यूज तलवार बनाने में यूरोप में किया जाता, तो उसका प्रमाण है हमारे पास आज भी। तो दिल्ली के पास एक लौह स्तंभ है, एक आयरन पिलर है, और वो एंशिएंट इंडिया से अभी तक उसी तरह से, जिस तरह से था पहले उसी तरह से खड़ा है, और आज तक उसमें जंग नहीं लगा। और आज भी साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये इसको कैसे बनाया जाए, उसके टेक्निक के बारे में पता लगा रहे हैं कि किस तरह से बनाया जाता हो। तो ये जो है ये टेस्टिमोनी, एक प्रमाण है इस बात का कि एंशिएंट इंडिया में रस्ट फ्री आयरन बनाया जाता था, जिसका यूज बहुत सारे जगहों पे तलवार ये सब बनाने में किया जाता था। फार्मिंग टेक्निक्स एंड फर्टिलाइजर्स, कृषि के क्षेत्र में वो क्या वैज्ञानिक दिमाग लगाते थे, यानी कृषि के क्षेत्र में क्या वो टेक्नोलॉजी यूज करते थे। Indian farming technology was mostly indigenously developed and was ahead of its time. भारत में जो भी तकनीकें जो अपनाई जाती थी कृषि में, खेती करने में जो तरीका अपनाया जाता था, वो कहीं से कॉपी नहीं किया गया था। जो भी तौर तरीके थे वो इंडिजिनसली डेवलप किए गए थे, लोगों ने अपने आप से करके सीखा था, और वही चीज वो खेती में अपनाते थे। इट इंक्लूडेड, और इसमें क्या क्या शामिल था, क्या क्या वो टेक्निक्स अपनाते थे। ठीक है, ये सवाल बन सकता है यहाँ पे। सॉइल टेस्टिंग, पहले मिट्टी की टेस्टिंग की जाती थी कि ये जो मिट्टी है वो इसमें बीज बोने के लायक है भी नहीं, है भी या नहीं, क्या इसमें बीज बोया जा सकता है, इसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं है, सॉइल क्या ज्यादा एसिडिक है या क्या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है क्या। तो मेन रूप से यही जांचा जाता था कि
सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी कितनी है, उसमें ग्रोथ करने के लिए जितना चाहिए वो है कि नहीं, जितना फर्टिलाइजर वो चाहिए वो किस फर्टिलाइजर का नीड है, इसमें क्या डाला जाना चाहिए। तो ये सब करके सॉइल टेस्टिंग की जाती थी। होता है क्रॉप रोटेशन मेथड, ये एक बहुत ही एक बेहतर तरीका है सॉइल को एनरिच करने का। ठीक है, सो होता क्या है आपको इसका साइंस थोड़ा मैं बता देता हूँ कि मिट्टी में जब हम बार बार कोई चीज बोते हैं या बार बार एक ही अनाज को बोया जाता है उसी खेत में, तो मिट्टी जो होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है। उस डिफिशियंसी के कारण जब हम फिर से उस खेत में वही बीज बोते हैं तो उसको उतना न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाता है। इसीलिए क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक बार हम नॉर्मल, जैसे धान या गेहूं ये सब हो गया, नॉर्मल हम खेती कर लेते हैं और दूसरी बार हम ऐसी फसल उगाते हैं, ऐसी फसल उगाते हैं जो या तो दलहन हो या तिलहन हो। दलहन या तिलहन क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं और ये जितने भी प्रोटीन वाले जो पौधे होते हैं उसके जड़ में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो इस पौधे के जड़ में बैठ जाते हैं और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर उसको सोल्यूबल फॉर्म, नाइट्रोजन के सोल्यूबल फॉर्म में बदल देते हैं और जिसके कारण वो जो है मिट्टी में घुल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और जब फिर से दूसरा फसल लगाया जाता है तो उसको वो नाइट्रोजन मिल जाता है। यानी जिस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हुई थी वो अब पूरा हो जाता है। इसलिए क्रॉप रोटेशन जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है, सॉइल को इनरिच करने का, सॉइल में जो कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की उसको पूरा करने का एक अच्छा तरीका है। एक तो तरीका ये है कि फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं और अपना फसल उग जाता है। दूसरा तरीका नेचुरल जो होता है वो होता है क्रॉप रोटेशन का। तो आज हम ये क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस जो है ये वैज्ञानिक तौर पे जानते हैं, लेकिन एंशिएंट इंडिया में बहुत ही पहले ये तरीका डेवलप हो चुकी थी और वो भी इंडिजिनसली, कहीं से ये कॉपी नहीं की गई थी। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही। एप्लीकेशन ऑफ इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो जो फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है या पेस्टिसाइड्स होते हैं वो अक्सर तो मैं ही सुनते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स होता है वो कीड़ों को मार देता है। उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो यूजफुल बैक्टीरिया वो भी कभी कभी मारे जाते हैं। लेकिन आप ये सुन रहे हैं कि इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स होना चाहिए, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही होगा वैसे पेस्टिसाइड का यूज किया जाएगा। और ये उस समय एंशिएंट इंडियंस की सोच थी कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, इस तरह का हम पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। चलिए अब थोड़ी रियल साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। तो उसमें फिजिक्स कहां तक पहुंची थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम कैन बी ट्रेस्ड टू द वैदिक टाइम। जब हम एटम की बात करते हैं, सबसे छोटा जो पार्टिकल एटम की बात करते हैं, अगर हम इसको ट्रेस करते हुए जाए कि एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो एंशिएंट टाइम में कहां तक जाता है, तो हम पाएंगे कि वैदिक काल तक चला जाता है। वैदिक काल में भी हमें एटम के बारे में जिक्र मिलता है। द मटेरियल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 5 एलिमेंट्स। और ये जो वर्ल्ड है, बोलते हैं कि ये जो विश्व है वो किन किन चीजों से बना हुआ है, तो ये वर्ल्ड, इसको मटेरियल वर्ल्ड कहा जाता है। और ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ये 5 एलिमेंट्स में विभाजित है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से अक्सर एक या दो क्वेश्चन आता ही है। ये मटेरियल वर्ल्ड 5 एलिमेंट में विभाजित है, यानी कि ये 5 एलिमेंट से, 5 तत्वों से मिलकर ये ब्रह्मांड, ये विश्व का निर्माण हुआ है। और वो कौन कौन सा है? अर्थ, पृथ्वी, पहले फायर, अग्नि, एयर, वायु, वाटर, जल, एंड ईथर और स्पेस, आकाश। तो ये जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों के मिलने से इस मटेरियल वर्ल्ड जो हम बोलते हैं उसका निर्माण हुआ है। सो दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज बीन divided into 5 elements, and these 5 elements consists
दिस होल मटेरियल वर्ल्ड। वो कौन कौन सा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि। अब परमाणु की बात करते हैं। परमाणु beyond atom was considered to be the smallest particle which cannot be divided further। ये परमाणु है, इसको माना जाता है ये सबसे छोटा, यानी उस समय की बात हो रही है, वैदिक समय की बात है, कि माना जाता था कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा ही पार्टिकल है और इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। परमाणु कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन बिकॉज इट वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड टुडे स्प्लिटिंग द सेम। और आज भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाया जाता है, इसी चीज को स्प्लिट करके बनाया जाता है। ठीक है, पता है मेडिसिन और सर्जरी की बात करते हैं। ठीक है, मेडिसिन के बारे में, उस समय का क्या दवा इलाज के बारे में, तो आयुर्वेदा जो है वो सबसे आगे आता है। और इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं कि आयुर्वेदा, पहला तो वर्ड कहीं देखा जाए, आयुर्वेदा में होता है, आयुर मीन्स होता है लाइफ, आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज। तो इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में नॉलेज होना ही आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा का मतलब कि जब जीवन के बारे में सही नॉलेज हो जाए, जीवन में जैसे बीमारी के बारे में, किस बीमारी का क्या सिम्टम्स है, उसे क्या कारण है, क्या क्योर है, क्या उपाय है, इन सभी के बारे में जब हमें नॉलेज होगा, इस मतलब हमें आयुर्वेदा का ज्ञान है। So Ayurveda is probably the oldest structured system of medical science in the world। अब पूरे विश्व में अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो आयुर्वेदा सबसे पुराना स्ट्रक्चर्ड मेडिकल सिस्टम। स्ट्रक्चर्ड मतलब पूरी तरीके से बोले किसी भी बीमारी को पहले ऑब्जर्व किया जाता है, उसके कॉज का पता लगाया जाता है, उसके कारण का पता लगाया जाता है, फिर उसके हिसाब से उसका क्योर किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे दिया गया अभी यहाँ पे, प्रॉपर नॉलेज किसी के बारे में, प्रॉपर नॉलेज अबाउट वेरियस एलिमेंट्स, तो बीमारियों के बारे में सही नॉलेज होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। डिजीज के बारे में सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड क्योर इज द बेसिस ऑफ आयुर्वेदा। बात यह थी कि आयुर्वेदा का मेन बेसिस क्या है, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ आयुर्वेदा, उसका आधार क्या हो, किस आधार पे आयुर्वेदा जो है किसी चीज के बारे में इलाज करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है। मेन चीज प्रॉपर नॉलेज के बारे में, यानी कोई भी अगर बीमार आता है उसके बारे में नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, साथ ही उसके क्या कॉजेज है, क्या उसके उपाय हो सकते हैं, उसके हिसाब से ये मेन उसका बेसिस है। Many scholars like Charaka and Susruta have made invaluable contribution to Ayurveda by inscribing in written form as found in ancient manuscripts। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, इंडियन स्कॉलर जैसे चरक हो गए, सुश्रुता, उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है आयुर्वेदा में। और वो क्या करके योगदान दिया, मेन रूप से जो था उस समय जो भी इलाज वगैरह होता था उसके बारे में आज हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटन फॉर्म मैन्युस्क्रिप्ट, उसके पांडुलिपि आज भी मौजूद है, और वो रिटन फॉर्म में कौन छोड़े, तो चरक और सुश्रुता जैसे स्कॉलर्स ने इन सभी को रिटन फॉर्म में लिखकर रखा, संजो कर रखा। पता है शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग। अब ये बहुत ही, क्योंकि एंशिएंट टाइम में बोट शिप जो है, मतलब वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा प्रिवेल करता था, क्या, और इसलिए शिप जो था वो सबसे बड़ा समय का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह से आने के लिए काफी उपयोगी होता था। शिप बिल्डिंग वॉज वन ऑफ द इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज till the British dismantled it and formally banned it। ये चैप्टर चूंकि हम अभी पढ़ रहे हैं, इसका MCQ पहले ही डाला जा चुका है,
और वो 30 सेकंड के टाइमलाइन वाले में MCQ में। हाँ, अगर आप कहेंगे तो उसका फिर से मैं कर डाल दूंगा, जिसमें इसमें एक MCQ जो उसमें आने वाला होगा वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो भारत में जो शिप बिल्डिंग है, शिप बनाने का जो काम है वो, और जो बनाने और एक्सपोर्ट करने का जो काम है, उसका इंडस्ट्रीज बहुत ही पहले से ही चलता आ रहा है। और ये तब तक चलता गया जब तक कि ब्रिटिश ने उसको डिसमेंटल न कर दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश से उसको समाप्त कर दिया, उसको बैन कर दिया कि यहाँ पे शिप बिल्डिंग नहीं होगी। उस समय तक भारत में शिप बिल्डिंग होता रहा और काफी अच्छे तरीके से होता रहा। उसके इंडस्ट्रीज भी भारत में लगे हुए थे। मेडिवल अरब सेलर्स परचेज बोट्स फ्रॉम इंडिया। तो मेडिवल अगर अरब वासियों की बात करें तो वो भारत से ही भारतीय बोट ही करते थे जो भारत में बनाए जाते थे, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि जो लोहा यहाँ पे बनाए जाते थे वो रस्ट फ्री होते थे, काफी मजबूत हुआ करते थे, और लोहा का सबसे बड़ा खासियत है उसमें जंग नहीं लगते थे। इसी कारण जो लोग आते थे अरब से वो भारतीय नाव ही खरीदा करते थे। Even the Portuguese, instead of buying from Europe, also obtained their boats from India. और केवल अरब वासियों की है बल्कि पुर्तगालियों की भी बात करें तो वो भी यूरोप से खरीदने के बजाय वो भी भारत से ही खरीदते थे। Some of the world's largest and most sophisticated ships were built in India and China. Very important question, MCQ में आ सकते हैं कि उस समय यानी विश्व का जो सबसे बड़ा, चूंकि भारत ही केवल नहीं था, ऐसा नहीं था कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ये शिप बिल्डिंग होता था। जो सबसे मॉडर्न और सबसे बड़े बड़े जो जहाज बनते थे वो एंशिएंट जो इंडिया और चाइना दोनों जगह बनते थे, इंडिया में भी और चाइना में भी, लेकिन लोग इंडिया का ज्यादा खरीदते थे क्योंकि कारण हमको पता है। The compass and the other navigation tools were already in use in India much before Europe. तो जो चूंकि जब शिप्स वगैरह चलते हैं तो उसमें कंपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दिशा का ज्ञान होने के लिए कंपास जरूरी है, और कुछ और भी नेविगेशन टूल्स होते हैं, उन सभी का ज्ञान भारत में पहले से ही प्रिवेल कर रहा था, और ये यूरोप से पहले से ही उनका ज्ञान था। Using their expertise in the science of maritime travel, Indians participated in the earliest known ocean-based trading system. और ये सबसे प्राचीन जो ओशियन बेस्ड जो ट्रेडिंग सिस्टम था, ओशियन से व्यापार करना, एक बेट से दूसरे साइड में कोई चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये इसमें भारत बहुत ही पहले से शामिल है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की स्थिति क्या रही वो देखते हैं। India has witnessed considerable growth in the field of science and technology post independence. तो आजादी के बाद भी देखें तो भारत ने बहुत सारा कंसिडरेबल ग्रोथ देखा है। आजादी पहले आज जो हम इतने सारे चीज हमारे बहुत जो साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो ने इंडिपेंडेंस के बाद आज भारत को बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा है। तो ऐसे इसी तरह से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे रह गए। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। Significant achievements have been made in the areas of nuclear and space science. अगर न्यूक्लियर साइंस की बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स या डिफेंस क्षेत्र में बात करें, हर एक क्षेत्र में भारत जो है आगे रहा है इंडिपेंडेंस के बाद। इन द फील्ड ऑफ मिसाइल लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है
अगर मिसाइल लॉन्चिंग टेक्निक के बारे में बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैं सॉफ्ट कॉपी बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे पास PDF इसका होता, हार्ड कॉपी में तो मैं अंडरलाइन करके बता देता हूँ। हालांकि ये सभी का MCQ पहले से ही डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मिसाइल लॉन्चिंग टेक्निक जो है टेक्नोलॉजी, इसमें भारत, ये जो इंडिया है वो टॉप 5 नेशन में है, विश्व में जो टॉप 5 नेशन है जो मिसाइल लॉन्च करता है उसमें भारत भी आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज ब्रॉट इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST इन मई 1971। और ये जो मिसाइल लॉन्चिंग जो टेक्नोलॉजी है, ये कब से शुरुआत हुई, ये मेन स्ट्रीम में कब है इकोनॉमिक प्लानिंग, तो जब DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब एस्टेब्लिशमेंट, इसका जब स्थापना हुआ DST का, कब, मई 1971 में। यहाँ से भी सवाल पिछली बार पूछे गए थे कि मई 1971 में जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्थापना हुआ, उसी समय मिसाइल लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज शुरू हो गया। DST today promotes new areas in science and technology and plays the role of a nodal department for organizing, coordinating and promoting science and technology in the country। तो आज DST क्या करता है, आज प्रमोट करता है साइंस के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइज करने में, उसको कोऑर्डिनेट करने में, कि इस क्षेत्र में यानी कि साइंस में एक नया मिसाइल लॉन्च करना है, उसको कोऑर्डिनेट करने में, उसको प्रमोट करने में ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया कि आप जो है, जो भी विज्ञान के क्षेत्र में विकास होगा उसमें आपको योगदान देना है। Our country's resources are used to get maximum output in the field of agriculture and industry। हमारे जो देश का जो रिसोर्सेस है, बहुत है, उसका यूज किया जाता है मैक्सिमम आउटपुट इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लिया जाए। ठीक है, यानी रिसोर्सेस का यूज करके कृषि के क्षेत्र में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश किया जाता है। इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग पाथ ब्रेकिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, कोल्ड रीजन्स रिसर्च, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, इंडस्ट्री, माइनिंग, न्यूक्लियर पावर, स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमारे इंडियन साइंटिस्ट क्या करते हैं, तो साइंस, देखिए साइंस का मतलब ये नहीं कि स्पेस साइंस, न्यूक्लियर साइंस, यही साइंस, हर एक चीज़ में जो साइंस होता है, जैसे अभी हमने इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये सब के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, पाथ ब्रेकिंग, बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कि एग्रीकल्चर में किस तरह से वृद्धि किया जाए, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, मेडिसिन के क्षेत्र में सही दवा कैसे उपलब्ध हो, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कोल्ड रीजन रिसर्च हो रहा है कि ठंडे जगहों पर किस तरह से, जहाँ पे लोग रह नहीं पाते वहाँ पे किस तरह से लोगों को सेटल किया जाए, कम्युनिकेशंस के बारे में, इन्वायरमेंट किस तरह से सही हुआ, जो इन्वायरमेंट इतना खराब हो रहा है, माइनिंग, जो खदान होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उसको किस तरह से माइनिंग सुरक्षित तरीके से किया जाए, न्यूक्लियर पावर, स्पेस, यानी हर एक क्षेत्र में कहा जाए, ट्रांसपोर्टेशन, हर क्षेत्र में विकास डेवलप करने के लिए हमारे साइंटिस्ट हमेशा प्रयास कर रहे हैं। Now, India has expertise in the fields of astronomy and astrophysics, liquid crystal, condensed matter physics, molecular biology, virology and crystallography, software technology, nuclear power and defense research and development।
मतलब कि आज जो है इंडिया वो एक्सपर्टाइज हो चुका है, एक्सपर्ट बन चुका है अलग अलग फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हो या एस्ट्रोफिजिक्स, जितने भी चीजें यहाँ पे दिए गए हैं, तो हर एक चीज में आज इंडिया एक्सपर्ट हो चुका है। आज इंडिया भी इस क्षेत्र में आगे आ चुका है, जहाँ पे पहले ऐसा माना जाता था कि वेस्ट के लोग बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, इंडिया में कुछ हो नहीं रहा। तो आज ये जो आपको पढ़ने के लिए जो दिया जा रहा है, ये स्टडी मटेरियल है, वो यही जानने के लिए, यही आपको बताने के लिए कि भाई भारत में भी बहुत सारी चीज विकास हुआ है और आज भारत इस पोजीशन पे है कि यहाँ दुनिया के देशों से वो आज मुकाबला कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो वही कहते हैं कि वेस्ट के लोग ज्यादा डेवलप कर गए, ये है वो है, तो आप वही उतना ही इसीलिए जानते हैं क्योंकि आपको उतना ही बताया गया है। और ये आपको विशेष रूप से इसीलिए आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल दिया गया कि आप पढ़िए कि भारत का साइंस के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। क्या इसीलिए ऐसे ही नहीं, आपको अलग अलग आपको लेवल पे चुना जाएगा, नेशनल लेवल पे, क्योंकि आप साइंस के फील्ड में चुके जा रहे हैं, तो आपको इंडियन साइंटिस्ट ये सब के बारे में, इंडियन साइंस के बारे में, इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एस्ट्रोफिजिक्स, लिक्विड क्रिस्टल, ये सब जितने हैं इस क्षेत्र में आज जो है इंडिया जो है पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो चुका है। पता है एटॉमिक एनर्जी के बारे में, एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज टू यूज इट टू जनरेट पावर। यहाँ से सवाल बनता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट पावर। ठीक है, पावर जनरेट करना और क्या करना, एंड अप्लाई द टेक्नोलॉजी फॉर फर्दर प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। ठीक है, तो आज जो न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के यूज करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसका यूज हम पावर जनरेशन में करेंगे, पावर को जनरेट करेंगे और उस पावर से हम क्या करेंगे, आगे एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री या रिसर्च में हम उसका यूज करेंगे, उसको प्रोग्रेस करने में आगे हेल्प करेंगे। इंडिया इज टुडे recognized as one of the most advanced countries in the nuclear technology। आज इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस्ड कंट्रीज में गिना जाता है कि सबसे एडवांस्ड कंट्रीज जो है वो इंडिया है, जहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो इस तौर पे भी इंडिया को बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त है। एक्सेलरेटर्स एंड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर नाउ डिजाइन्ड एंड बिल्ट इंडिजिनसली। तो आज जो एक्सेलरेटर है और न्यूक्लियर पावर का जो रिएक्टर है वो इंडिजिनसली बनाया जाता है, वो कहीं और नहीं बनाया जाता बल्कि अपने देश में ही बनाए जाते हैं। बात करते हैं स्पेस की। तो स्पेस में आता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पता होना चाहिए आपको, इसरो का कहीं भी पूछा जाता है। इसरो इज द 6th लार्जेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ये फैक्ट जितने भी है आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। तो इसरो जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व में जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसरो जो है 6ठा नंबर पे आता है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। It has a numerous milestone to its credit since its establishment in 1969। तो क्वेश्चन ये है कि इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, और जब 1969 में इसका स्थापना हुआ उस समय से इससे बहुत सारे माइलस्टोन मिल चुके हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट was built by ISRO in 1975। यह भी फैक्ट है कि भारत का जो पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट, वो इसरो के द्वारा ही बनाया गया था। कब? 1975 में। It was followed by many more,
और आर्यभट्ट ही नहीं बल्कि इसके बाद में बहुत सारे ऐसे थे जो इसरो के द्वारा ही बनाए गए। और इन 2008 में Chandrayaan-1 became the India's first mission to the moon. Very important question. 2008 में जो चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था वो मिशन टू द मून था। वो भारत का पहला मिशन ऐसा था जो कि मून पे भेजा गया था, पहला सैटेलाइट। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। उस पिछले बार हम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो DOS जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च, ये रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट के लिए, एंड ऑपरेशन इन द स्पेस थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग फॉर। तो इसका काम दिया गया, जैसे कि DST का क्या काम था? तो किस चीज का ऑर्गेनाइज करना, क्या कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना। इसी तरह से DOS, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का क्या काम है, ये पता होना चाहिए। तो क्या काम है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और किस लिए? स्पेस थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग फॉर रिसोर्स सर्वे, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट का सही मॉनिटरिंग वजह से। तो कोई भी स्पेस शिप जब लॉन्च किया जाता है तो हर एक चीज का ध्यान होना चाहिए, टाइमिंग का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ का टाइम कुछ और होता है, वहाँ सैटेलाइट पे कुछ और टाइम बताता है, तो उसका ध्यान होना चाहिए। वो इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कुछ क्या है। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का काम है। मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम संबंधी जो सर्विसेज है वो देना, और बाकी। इंडिया इज द ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू डेवलप इट्स ओन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये फैक्ट है बहुत बड़ा, और इसको भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और आते क्या, इस पिछले बार आए भी थे रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो इंडिया जो है वो विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिसने अपने खुद का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेवलप कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। The Department of Electronics plays promotional role for the development and use of electronics for socio-economic development। अब एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट आता है, हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जो क्या प्लेज प्रमोशनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि क्या रोल प्ले करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, देखिए एक चीज आपको ध्यान दिला है कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक्स होता है जिसमें ज़्यादा चार्ज की आवश्यकता होती है, जो ज़्यादा जिसमें वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जैसे कि मोबाइल फ़ोन जो हो गया वो इलेक्ट्रॉनिक है, जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब जो हो गया वो इलेक्ट्रिक है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे कि ये इस क्षेत्र में बात हो रही है, और इलेक्ट्रिक वाले अलग होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा जानकारी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जैसे फोन, ये मोबाइल हो गया, चार्ज, बैटरी, ये सब। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स in areas such as agriculture, health and services sector has also been receiving special attention। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक के जो एप्लीकेशन है इन एरियाज में, कौन कौन से एरिया में, हेल्थ सर्विस में, एग्रीकल्चर में, ये काफ़ी, ये भी एक अटेंशन ले रहे हैं। For upgrading the quality of indigenously manufactured products, a series of test and development centers and regional laboratories have been set up।
तो क्या करने के लिए फॉर अपग्रेडिंग, फॉर अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो हमारे अपने देश में जो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड रीजनल लेबोरेटरीज हैव बीन सेट अप। इसको अलग अलग लेबोरेटरीज बनाए जा रहे हैं कि जो भी चीजें बन रही है उसकी क्वालिटी में किस तरह से इम्प्रूव हो। तो जो अपने देश में चीजें बन रही है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग जगह पे लेबोरेटरीज वगैरह बनाए जा रहे हैं। These centers for electronic design and technology help small and medium electronic units। तो क्या है कि ये जो सेंटर है, किस चीज का सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और टेक्नोलॉजी का जो सेंटर है वो हेल्प करते हैं किसको, स्मॉल और मीडियम इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स को हेल्प करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, Information technology IT is one of the most important industry in the Indian economy। इंडियन इकोनॉमी में अगर कोई चीज जो बहुत बड़ा जो योगदान दे रहा है वो है कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इकोनॉमी में ये कैसे हाथ दे रहा है, तो आज जो भी जो फोन वगैरह ये सब यूज हो रहा है, ठीक है, हम जो यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बातचीत जो करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द IT इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज रजिस्टर्ड ह्यूज ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, अगर इसका ग्रोथ देखा जाए तो हाल ही के सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इस मोबाइल वगैरह का। ठीक है, इंडियाज IT इंडस्ट्री grew from $150 million in 1991 to a whopping $500 billion in 2006 और 7। देखिए यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, डाटा से पता चल सकता है कि कितना जो है ग्रोथ हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो इंडिया का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ग्रोथ वो $150 थी 150 मिलियन। 150 मिलियन $150 था कब, 1990 में, यानी कि 1990-91 में, और उसके लगभग 16 साल बाद 2006-7 में, यानी कि लगभग 15-16 साल बाद 500 बिलियन हो गया। ठीक है, देख रहे हैं 150 मिलियन से 500 बिलियन होने में लगभग 15 से 16 साल ही लगे। इससे पता चलता है कि इंडिया का जो IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है। In the last 10 years, the IT industry in India has grown at an average annual rate of 30%, और लास्ट 10 सालों में लगभग 30% की दर से इसमें वृद्धि हुई है। लास्ट था ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी के बारे में करते हैं। इंडिया India has a coastline of more than 7,600 किलोमीटर and 1,250 आइलैंड्स। तो भारत का अगर कोस्ट लाइन देखा जाए, ठीक है, यानी कि जो कोस्ट है चारों तरफ का, वो लगभग 7600 से ज्यादा है किलोमीटर और लगभग 1250 आइलैंड है। ठीक है, टापू की बात करें तो लगभग 1250 है। द डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन development was established in 1981 to ensure optimal utilization of living resources, exploitation of non-living resources such as hydrocarbons and minerals, and production of ocean energy। तो ये जो डिपार्टमेंट देखिए अलग अलग चीज के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, तो ओशियन डेवलपमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1981 में, 1981 में हुआ। क्या करने के लिए, टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी लिविंग रिसोर्सेस है, ठीक है, कहाँ का, जो ओशियन का जो लिविंग रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सही से यूटिलाइज किया जाए
और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नॉन लिविंग रिसोर्सेज सच एज हाइड्रोकार्बन, और जो नॉन लिविंग रिसोर्स है जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह है उसका भी सही से यूज किया जाए, मिनरल्स है उसका यूज किया जाए, और ओशियन एनर्जी बनाया जाए, ठीक है, ओशियन एनर्जी वहां से प्रोड्यूस किया जाए। यह है ओशियन डिपार्टमेंट का काम। इसका स्थापना कब किया गया? 1981 में। तो इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि कितने कोस्टल किया है, कितने टापू है, इसमें जो कुछ फैक्ट्स है वो ध्यान में रखना है। 2 रिसर्च वेजल्स। फोर्ब सागर कन्या एंड फोर्ब सागर संपदा, ये 2 रिसर्च वेजल्स है आर असेसिंग द एंड इवैल्यूएटिंग द रिसोर्स पोटेंशियल। तो ये क्या कर रहा है? रिसोर्स पोटेंशियल का इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कितना रिसोर्स हमें इन सभी चीज़ों से मिल सकता है। पता है ना कि यहाँ पे कुछ कोई चीज़ मिलता है, जैसे कोई नया एलिमेंट मिल गया, कोई मेटल मिल गया, जैसे कहीं चांदी मिल गया, सोना वगैरह मिल गया, तो सभी का एस्टिमेशन लगाया जाता है। उसी तरह से ये जो डिपार्टमेंट है और जो 2 रिसर्च वेजल्स हैं, कौन कौन? एक फोर्ब सागर कन्या और फोर्ब सागर संपदा, दोनों का नाम याद रखना है। ये दोनों क्या कर रहा है? रिसोर्स की पोटेंशियल की कितना रिसोर्स वहां से मिल सकता है उसका पता लगा रहा है। पता है सर्वेज एंड एक्सप्लोरेशन। Surveys and exploration efforts have been directed to assess seas bed topography and concentration and quality of mineral nodules। तो इस बारे में सर्वे किया जा रहा है और बहुत सारे इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, और जो सी बेड का टोपोग्राफी है, ठीक है, उसको एक्सेस किया जा रहा है। सी बेड का जो टोपोग्राफी यानी कि वहाँ उस समय वहाँ का क्या किस तरह का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, और एंड कंसंट्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल नोड्यूल्स, और किस तरह से उसको इकट्ठा किया जाएगा, उसका क्वालिटी किस तरह का होगा, उसको कैसे फिर बाद में प्यूरिफाई किया जाएगा, वो सब के बारे में। इंडिया हैज सेंट 13 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेडिशंस। इंडिया ने कितने भेजे? लगभग 13 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेडिशन भेजे। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। कब से? सिंस 1981। तो आपको पता है कि 1981 में ही ओशियन वाला जो डिपार्टमेंट है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और तब से भारत ने लगभग 13 साइंटिफिक रिसर्च भेज दिए हैं कि अंटार्कटिका में क्या किया जाए, उसका पता लगाया जाए। एंड हैज एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंटली मैन्ड बेस दक्षिण गंगोत्री, और वहीं पे एक परमानेंटली अपना अड्डा बनाया जिसका कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। किसने बनाया? इंडिया है। A second permanent station, an entirely indigenous effort। क्या? A second permanent station, दूसरा जो परमानेंट यानी पहला परमानेंट स्टेशन कौन है? दक्षिण गंगोत्री। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो ध्यान रखना। And second an entirely indigenous effort was completed by the 8th expedition। और जो सेकेंड जो एफर्ट लगाया गया वो 8वें एक्सपेडिशन के द्वारा वो पूरा हुआ। The objective was to study, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? यानी चूंकि अभी तक 13 एक्सपेडिशन वहां पे जा चुका है, 13 बार वहां पे प्रयास हो चुका है, और जो 8वां प्रयास था, 8वां एक्सपेडिशन जो गया उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? टू स्टडी द ओजोन लेयर, कि जो ओजोन लेयर है उसका स्टडी करना, and other important constituent like optical aurora, geomagnetic pulsation and related phenomena। तो जो ओजोन लेयर है और भी जो important constituent है जैसे कि ऑप्टिकल ऑरोरा, ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है, जियोमैग्नेटिक पल्सेशन और इससे रिलेटेड जो भी फेनोमेना है उसके बारे में पता लगाने के लिए। The National Institute of Ocean Technology has been set up for the development of ocean-related technology। तो जो
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, NIOT, उसको सेटअप किया गया है ताकि ओशन रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया। तो जिस तरह से DST का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि भाई जो भी साइंस के फील्ड में जो डेवलपमेंट होगा उसको आपको कोऑर्डिनेट करना है, उसको मैनेज करना है, उसी तरह से ओशन से रिलेटेड इस चीज़ को हैंडल करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी बनाया गया है, ताकि ओशन से रिलेटेड जो भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो वहाँ उसको प्रदर्शित किया जाएगा। अब तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। India has been the front runner among the developing countries in promoting multidisciplinary activities in this area, recognizing the practically unlimited possibility of their application in increasing agriculture and industrial production and in improving human and animal life. देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ, ठीक है, तो लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में जो टेक्नोलॉजी जो यूज किया रहा है, ठीक है, जीवन से जो रिलेटेड है वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो इंडिया हैज बीन द फ्रंट रनर अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी विकासशील देश है, उनके बीच में फ्रंट रनर रहा, यानी कि सबसे इसमें आगे रहा है इंडिया, क्या करने में? इन प्रोमोटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज से बहुत, है ना, जिसका बहुत बहुउद्देशीय जो एक्टिविटीज होता है इस क्षेत्र में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिकॉग्नाइजिंग द प्रैक्टिकली अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एप्लीकेशन, कि जो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है उसका एक दो यूज नहीं है बल्कि बहुत सारा उसका मल्टी यूज है, इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो वो किस किस चीज में? जैसे एग्रीकल्चरल में हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हो गया, या फिर ह्यूमन या एनिमल लाइफ को इम्प्रूव करने की बात हुई। तीन सभी क्षेत्रों में इंडिया जो है ऐसी से बहुत सारी टेक्निक ला रही है जिसका बहुत सारा यूज है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी का केवल एक ही जगह यूज नहीं होगा बल्कि उसका बहुत जगह पे यूज होगा। मैं इसके कहने का यही मतलब। द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1982, ये फैक्ट है। तो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का फॉर्मेशन कब हुआ? 1982 में। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज क्रिएटेड इन 1986, ये भी फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो 1986 में क्रिएट किया गया था, और उसके बायोटेक्नोलॉजी का जो बोर्ड है वो कब? 1982 में। तो दोनों ध्यान रखना कि उसका बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ 1982 में, और उसके जो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया 1986 में। The area which have been receiving attention are cattle herd improvement through embryo transfer technology, और जो एरिया सबसे ज्यादा अटेंशन अभी प्राप्त कर रहा है, यानी कि जिस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो है कैटल हर्ड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जो भेड़ बकरियों का झुंड का जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, किस चीज का? थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कि जो भ्रूण है, भ्रूण का ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से, एक कैटल से दूसरे में भ्रूण का ट्रांसफर हो जाना, ये जो टेक्नोलॉजी है इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन विट्रो प्रोपेगेशन ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट, ठीक है, यानी कि ऐसी प्लांट जिसमें डिजीज, जिसमें बीमारी नहीं होती है, उसका इन विट्रो प्रोपेगेशन हो रहा है, यानी कि एक जगह से कहने का मतलब कि आर्टिफिशियल जो है, नेचुरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो न करके हम लोग अपने हिसाब से इन विट्रो
प्रोपगेशन के हिसाब से उसका प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है फॉर ऑब्टेनिंग हायर यील्ड। हायर यील्ड करने क्या करते हैं, जैसे कोई भी जो सब्जी हो गई, आज उस पर जो रिसर्च चल रहा है, पहले लौकी इतनी छोटी छोटी आती थी लेकिन आज बहुत बड़ी बड़ी है। इसमें क्या है कि हम इन विट्रो प्रोपगेशन के हिसाब से अपने हिसाब से उसका साइज शेप बदल दे रहे हैं, उसके जीन में परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पे कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर वेरियस डिजीज, और बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन का जो डेवलपमेंट हो रहा है इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो यही है बायोटेक्नोलॉजी, जो जीवन पे आधारित, जो जीवन बचाने वाले और जीवन में जो भी परिवर्तन चेंज आने वाले जो टेक्नोलॉजी उसका वही है बायोटेक्नोलॉजी। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के ये फुल फॉर्म याद रखना। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1942 में एंड इज टुडे अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वैज्ञानिक और इंडस्ट्रियल औद्योगिक रिसर्च के लिए। कौन सा? CSIR। इट हैज अ नेटवर्क ऑफ 40 लेबोरेटरीज, इसमें लगभग 40 लेबोरेटरीज है, 2 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च है एंड मोर देन 100 एक्सटेंशन एंड फील्ड सेंटर्स। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है कि इसका लगभग 40 लेबोरेटरीज का नेटवर्क है और 2 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन का है। ठीक है, जो एक दूसरे को कोऑपरेट होकर जो काम करती है, यानी कि समझ सकते हैं कि 2 रिसर्च इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से कोऑपरेट करती है, इतना बड़ा ये CSIR है। और साथ साथ 100 से ज्यादा एक्सटेंशन है इसके फील्ड सेंटर का। इट प्लेज अ लीडिंग रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल मिशन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। एक बहुत बड़ा लीडिंग रोल प्ले करता है किसी से, जो टेक्नोलॉजिकल जो मिशन होता है, जो गवर्नमेंट जो भी टेक्नोलॉजिकल जो योजनाएं बनाती है उसको पूरा करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसी के साथ चैप्टर 1 होता है इसका कंप्लीट। तो इस चैप्टर के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका MCQ क्वेश्चन पहले ही डाला जा चुका है और आप लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि चैप्टर 1 में और भी बहुत से ऐसे टॉपिक है जिसके MCQ कराने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका MCQ करने की कोशिश करूँगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले जो MCQ आता था वो 30 सेकेंड का वो जो टाइपिंग वाला आता था स्क्रीन पे, वो करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए मैं अब कॉपी पे ही लिख कर करता हूँ। तो आप वो भी ज़रूर देखें, आप उसको छोड़े नहीं, क्योंकि पढ़ना आपको है, ज़रूरत आपको है, तो आप पूरा कीजिए और साथ ही सपोर्ट कीजिए। और आप ही के लिए इतना लंबा वीडियो ये बनाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग, चूँकि एग्ज़ाम 27 या 30 को ही है, इसीलिए मुझे भी अब बड़ा ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय नहीं है और 14 से 15 चैप्टर इतना ही बराबर है, तो उसको भी कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए